हेलो, कैसे आप लोग? आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटी। भारतीय राज्यव्यवस्था का हमारा पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर। इसमें हम भारत की राज्यव्यवस्था के बारे में जानते हैं। भारत की राज्यव्यवस्था ये पूरा पढ़ाया जाएगा, इसमें कुछ भी आपको छुटाया नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि हमारी इंग्लिश फाउंडेशन ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। इसके बाद हमने शुरू किया है ये पॉलिटी। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान भारतीय राज्यव्यवस्था में सबसे पहले संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान क्या होता है? किसी भी देश का शासन इसके प्रावधानों के आधार पर चलाया जाता है। जिसके प्रावधानों के आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाए उसे हम संविधान कहते हैं, यानी कि इस रूल, इसे हम एक बार रूल। और भारत का संविधान भारत की मूल विधि है। मूल विधि का अर्थ है सारी विधियां इसके नीचे, ये सबसे बड़ी विधि है, यानी सबसे महत्वपूर्ण विधि है, मुख्य विधि है। उसके बाद हम शासन की बात करें तो शासन क्या होता है? शासन जो होता है सार्वजनिक जीवन का संचालन करना, है ना। सार्वजनिक जीवन का संचालन करना शासन कहलाता है। अब सार्वजनिक जीवन का संचालन कैसे किया जाए, इसकी चार पहलू कौन कौन से पहलू? राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था है। क्रमशः नहीं लिखी सार्वजनिक राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, ये सार्वजनिक जीवन के पहलू हैं। देश की मूल विधि में बताया आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, इसको फंडामेंटल लॉ लैंड बोलते हैं। देश की मूल है ना। और ये क्या है? रूल है, रूल हो गई। उसके बाद हम बात करें संविधान के साथ बाद एक शब्द आता है संविधानवाद, यानी कि संविधान समानता संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं। यानी कि संविधानवाद का अर्थ ये हुआ कि संविधान का के प्रावधानों का पालन करना, यानी कि संविधानवाद का अर्थ मेन रूप से सीमित शासन। संविधानवाद किससे कहते हैं? सीमित शासन को संविधानवाद कहते हैं, सीमित शासन। ये इसके और भी तथ्य हैं, जैसे कि मैंने लिखा है संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन, अधिकारों का होना, है ना, न्यायालय की सुलभता, लोकतांत्रिक सरकार, स्वतंत्र प्रेस और सीमित शासन। लेकिन जब भी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मान लीजिए इनमें से सारे ऑब्जेक्ट उसमें आ गए, इनमें से 2 आ गए, 3 आ गए, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से इसमें से 2 रख दिए। एक रख दिया सीमित शासन और एक रख दिया लोकतांत्रिक सरकार, या एक सीमित शासन और अन्य कोई, तब हम किसे चूज करेंगे? तो मेन रूप से चिड़िया ज्ञान इसको मानेंगे। आपको पूछा है ये वाला चिड़िया ज्ञान से मतलब सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, बाकी सब बाद में, ये पहले है। कि जब भी ऑप्शन में सीमित शासन है तो सीमित संविधानवाद का मतलब सीमित शासन की। जब भी ऑप्शन में सीमित शासन है, अन्य कोई है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बाकी ये है। लेकिन जब सीमित शासन ऑप्शन में आता है और बाकी सबको हम इग्नोर करके सीमित शासन को ही टिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समानता संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं, परंतु आपवादी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि किसी भी देश में संविधान हो और संविधानवाद नहीं, संविधान हो संविधानवाद नहीं हो। अब संविधानवाद का अर्थ क्या है? सीमित शासन, यानी कि सीमित शासन न हो। जैसे हिटलर कालीन जर्मनी, वहाँ संविधान तो था लेकिन संविधानवाद नहीं था। जैसे आज के समय में चाइना नहीं,
चाइना के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि मैं आजीवन राष्ट्रपति रहूंगा, तो एक कप चाय पीने के समान हो गया। इतना बड़ा निर्णय लिया और कोई वहां चू तक नहीं किया, और वो जब तक जिएगा शासन करेगा। इसका मतलब ये संविधान बात तो नहीं है, इसका मतलब इसी में शासन तो नहीं, उनकी शक्तियां सीमित तो नहीं। भाई आज के बाद मैं निर्वाचित कभी नहीं होऊंगा, मैं हमेशा के लिए निर्वाचित होऊंगा। परंतु भारत में संविधान वालों संविधान दौड़ो। यहाँ मोदी जी ये नहीं कह सकते कि हम आजीवन राष्ट्र प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप यदि इलेक्शन में हार जाते तो आपको संविधान बात है, सीमित यहाँ संविधान तो था लेकिन संविधान बात नहीं। साथ ही संविधान का स्वरूप सैद्धांतिक है और राज्य व्यवस्था का स्वरूप व्यवहारिक है। और राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था क्या है ये भी समझिए। संविधान को लागू करने में जो भी मुद्दे उभर के सामने आते हैं, इस संविधान को लागू करने के क्रम में जो भी मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। धर्म है, क्षेत्र है, जाति है, ये जो मुद्दे से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो जब आते हैं उनको हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। और राज्य व्यवस्था के में 3 तत्व शामिल है। राज्य व्यवस्था में 3 तत्व शामिल है। कौन कौन से? संसद का कानून, न्यायालय के निर्णय और गैर संवैधानिक मुद्दे, धर्म, जाति और क्षेत्र इत्यादि। और ये संविधान का अनुप्रयोग है। आप समझते हैं कि संसद का कानून क्या है? संसद का कानून जैसे संविधान क्या है? पहले संविधान जैसे आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ये हमारा आर्टिकल 17 यानी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता नहीं करनी चाहिए। जो भी अस्पृश्यता करेगा उसे दंड दिया जाएगा इस अपराध के लिए। लेकिन क्या दंड दिया जाएगा ये संविधान में नहीं है। अब मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, उसने आजीवन कारावास कर दिया अस्पृश्यता के, कोई आया जिसने 500 रुपये का जुर्माना कर दिया, कोई आया जिसने 2 साल की सजा कर दी, तो इससे अराजकता फैल जाएगी। इससे क्या हुआ? अराजकता फैल जाएगी। तो इसके लिए एक भारत सरकार ने यानी कि संसद ने, भारत सरकार संसद जो भी है उसने एक कानून बनाया है। कौन सा कानून है? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसका करंट नेम क्या है? इसका करंट नेम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये बात इसमें दी गई है कि इस अपराध के लिए अनटचेबिलिटी यानी कि इस अपराध के लिए, अस्पृश्यता के अपराध के लिए इतनी सजा दी जाएगी। ये बात जो कितनी सजा दी जाएगी, ये बात जो है ये राज्य व्यवस्था कानून है। ये संसद कानून बनाएगी, ये राज्य व्यवस्था कानून, ये संविधान कानून। संविधान कानून क्या है? संविधान कानून भी है ये अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। लेकिन कितना दंड दिया जाएगा ये तो संविधान नहीं बताता, ये तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 बताता है। तो इस तरीके से हमारा ये है। अब हम बात करते हैं आगे न्यायालय के निर्णय। न्यायालय के निर्णय है, गैर संवैधानिक मुद्दे हैं, उनको क्या चाहोगे? इसको एक बार बता देते हैं। अब बात करते हैं न्यायालय के न्यायालय के निर्णय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ दिया हुआ। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? राइट टू लाइफ का मतलब है इट मीन्स डिग्निफाइड लाइफ, मतलब गरिमापूर्ण जीवन। इसका मतलब क्या है? गरिमापूर्ण। ये हम यहाँ पर लिखते हैं डिग्निफाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? गरिमापूर्ण। और लाइफ में इट मीन्स राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब आप समझ रहे होंगे,
ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है इन द पुट्टास्वामी केस में। किसमें? पुट्टास्वामी। ये पूछा जाता है कई बार कि राइट टू प्राइवेसी स्टेटमेंट दिया गया है, किस केस में दिया गया? पुट्टास्वामी केस। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद फिर तीसरी बार बात करते हैं न्यायालय के निर्णय। तो ये न्यायालय निर्णय है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको न्यायालय के निर्णय ने क्या कहा? इसको डिफाइन न्यायालय के निर्णय ने कैसे किया कि डिग्निफाइड लाइफ इट मीन्स राइट टू प्राइवेसी। कोई किसी की प्राइवेसी नहीं कर सकता, कोई किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझे ना? ये न्यायालय के निर्णय। और अगर ऐसा करता है तो किस दंड से दंडित किया जाएगा? वो राज्य व्यवस्था हो जाएगी, वो संसद का कानून हो जाएगा। बट ये किस केस में कहा? ये केस जो है ये एक न्यायालय के निर्णय, संस्थाएं, बॉडी, जिसे हमने कहा था पहले। संस्थाएं, बॉडी का मतलब क्या है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी इन इंडिया। देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉडी इन इंडिया। भारत में 3 प्रकार की बॉडी है। इसे हम अब क्या पढ़ रहे हैं? गैर संवैधानिक मुद्दे। संस्थाएं, जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सारी किस्में थे गैर संवैधानिक मुद्दों में थे। जो गैर संवैधानिक मुद्दे जो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इशू, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो है, उनमें संस्थाएं आती हैं। संस्थाएं 3 प्रकार की हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? जो संविधान द्वारा निर्मित है, यानी कि संविधान द्वारा बनाई गई है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। अब जैसे संवैधानिक संस्था कौन सी? आर्टिकल 324 में दी हुई है भारतीय इलेक्शन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या हो गया? भारतीय निर्वाचन आयोग। ये कौन सी बॉडी? ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो क्योंकि ये डिफाइन है आर्टिकल 324 में। तो आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये डिफाइन है। भारतीय निर्वाचन आयोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी बात करते हैं बब्बर खालसा। ये कौन सी बॉडी है? तो पढ़ते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो क्या है? अंग्रेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विरोध में है, यानी कि भारतीय संविधान इनको अलाउ नहीं करता। जैसे बब्बर खालसा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये वाली बब्बर खालसा। ठीक है, उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारतीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन सा है? ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेड बाय लॉ और मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, मेड बाय लॉ एंड मेड बाय पार्लियामेंट। जो ये किसने बनाया है? ये लॉ, ये तो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक संस्था है। ये हमेशा किसकी ऑर्डर पर बनती है? प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर बनी है। भारतीय राष्ट्रपति के आदेश से ये संस्था का निर्माण हुआ है।
अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्णन। उसको क्या कहेंगे, संविधान का वर्णन। संविधान का वर्णन, ये संविधान का वर्णन क्या है? संविधान का वर्णन इस तरीके से किया गया, पहले भाग में डिवाइड किया, फिर अध्याय में डिवाइड किया, फिर अनुच्छेद में डिवाइड किया, फिर खंड और उपखंड में डिवाइड किया, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, तब से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 26 जनवरी सॉरी 26 नवंबर वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख के रेडी हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम संविधान दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख करके पूरा हो गया था, उसमें कुछ हिस्सा लागू भी हुआ था, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पूरा हिस्सा हमारा कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। हम ये भी बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, 1 जनवरी को कर सकते थे या किसी और डेट को क्यों नहीं किया, जिस दिन लिख के रीडिंग हुआ उसी दिन क्यों नहीं दिया। ये 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं किया गया लागू, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस समय अभी अनुसूचित कितनी है भारत के संविधान में, अनुसूची 12 है। और अनुसूची होती क्या है, भारतीय संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची जो भारतीय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते हैं, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से, पहला है दर्शन, दूसरा है सरकार का गठन, तीसरा है विवेक, और इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पार्ट है सरकार का गठन, ठीक है। ये लगभग 50% है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्ट आता है दर्शन। दर्शन संविधान के 33% भाग है और शेष भाग विविध है। शेष भाग क्या है, विविध है, क्वालिटी पूरी होने वाली है, कुछ भी छूटेगा नहीं। शेष भाग क्या है, विविध है। तो इस तरीके से हमारा ये हुआ, ठीक है। पुट्टा स्वामी केस को याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू लाइफ मीन्स डिग्निफाइड लाइफ और राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट gave this right in the case of पुट्टा स्वामी। संस्थाएं क्या है, संस्थाएं उनको हमने लिखा था, उसमें पहले हमने क्या लिखा था, कुछ लिखा था ऐसा कुछ। संस्थाएं मतलब ये लिखा था हमारा, संस्थाएं हैं धर्म जाति क्षेत्र जो है, इस सारे के सारे गैर संवैधानिक मुद्दों में आते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इशूज में आते हैं, इसमें आते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के अंतर्गत ये सब आता है, ठीक है। ये पूरा करके आज में से पूरा करके उसके बाद कल से हम ये तो बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक ऑफ पॉलिटी, ये पॉलिटी का बेसिक है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, इस सबको आना चाहिए, कोई टफ नहीं है। इसके बाद जब संविधान की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक हम ब्रेक कर लें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम
जो भी सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसको एक बार बता देते हैं आपने अपना ये क्लियर और समझ में आ रहा है या नहीं ये भी बताइए। कहाँ पे छूट रहा है, समझ में नहीं आ रहा, वो सब बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं दर्शन की। जो दर्शन भारत का टैक्स, भारतीय संविधान की 33% ये भारतीय संविधान का 33% हिस्सा है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा। तीन हिस्से में दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है? एक सबसे बड़ा भारत सरकार की कार्य है, ठीक है। इसके चार प्रावधान: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के तत्व और मौलिक कर्तव्य, है ना। प्रियम्बल मौलिक अधिकार यानी कि अब बात करते हैं दर्शन। भारतीय संविधान का 33%, भारत के संविधान में 33% हिस्सा जो है वो दर्शन है, और इसकी चार प्रावधान है: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। उसके बाद करते हैं सरकार का गठन। ये सबसे बड़ा हिस्सा है भारतीय संविधान का। 50% भारतीय संविधान में यही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर आगे बात करें तो सरकार का गठन, पहले सरकार को समझें, सरकार गठन को समझेंगे, सरकार समझते हैं। सरकार किस कहते हैं? शासन चलाने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? सरकार शासन चलाने वाली संस्था को बोला जाता है। There are 3 types of government। सरकार के 3 रूप हैं। कौन कौन से? एक ये 3 रूप हैं, ये 3 रूप सरकार के: लेजिस्लेटिव विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। जिसमें से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुडिशरी अलग है। और जुडिशरी सरकार के गठन का सबसे छोटा हिस्सा है, 15 से 20% भाग इसका है। मतलब भाग क्या ये इसका डिस्क्रिप्शन 15 से 20% है सरकार के गठन में, इसका वर्णन नहीं मिलता है, 15 से 20% ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु मेक एंड चेंज द रूल ऑफ लॉ। द रूल ऑफ लॉ नहीं, मेक एंड चेंज द ग्रुप ऑफ पीपल्स हु हैव पावर टू मेक एंड चेंज लॉ, यानी कि व्यक्तियों को वह समूह जो विधि को बदल सकता है, विधि को बना सकता है। और उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, व्यक्तियों का वह समूह, व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु हैव पावर, इनके पास शक्ति है, टू इन्फोर्स दैट लॉ, उस विधि को लागू करने की, उस विधि को लागू करने की उनके पास शक्ति है। वो किस में आते हैं? वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। वो किस में आते हैं? वो एग्जीक्यूटिव। और जो बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव में, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी काम ये है कि न्याय देना। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स वो पावर टू जस्टिस, ठीक है, न्याय देना। ये तो हो गया इसका। अब हम इससे जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या कहता है? लेजिस्लेटिव के 2 पार्ट हैं, सेंट्रल और स्टेट। इसमें लेजिस्लेटिव और सेंट्रल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हम सेंट्रल के लेजिस्लेटिव कहते हैं और स्टेट के लेजिस्लेटिव को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। इन दोनों के 2 भाग हैं। पार्लियामेंट के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक राज्यसभा, दूसरी लोकसभा। ये दोनों भाग पार्लियामेंट के हैं। और विधान परिषद और विधानसभा ये राज्य की लेजिस्लेटिव के भाग हैं। अब बात करेंगे हम एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव जो है उसके भी 2 भाग की, ये दोनों कनेक्टेड हैं। ये दोनों जो है आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों कनेक्टेड। किसी जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तीनों अलग अलग है।
अमेरिका में तीनों अलग है, लेजिस्लेटिव अपना अलग कार्य करती है, एग्जीक्यूटिव अलग कार्य करती है और जुडिशरी अलग। कार्य तो यहाँ भी अलग अलग है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है। ये भी हम पढ़ेंगे कि अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान में क्या है। वहाँ की प्रेसिडेंसी प्रणाली है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रणाली है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं, इन समय के साथ आगे इसको ध्यान करेंगे, इसकी अलग आवश्यकता भी नहीं है। पहले जहाँ है वो वही, उसके बाद धीरे धीरे पहुँचते हुए ये बेसिक समझ लीजिए। उसके बाद हमारा भारतीय संविधान शुरू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, जो हमारे सिलेबस ये भी पूछ दिया अपने एग्जाम से, ये बेसिक है और बेसिक पूछ दिया जाता है। फिर आप बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव के भी दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में कनेक्टेड है, तो उसके भी दो ही पार्ट हैं, सेंट्रल और स्टेट। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कैबिनेट एंड सेंट्रल सर्विसेज। वैसे इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट सर्विसेज, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद बात करते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी में क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, ये हमारा पार्ट था। जो दूसरा पार्ट हमारा कौन सा था, सरकार का गठन, वो पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं विविध की। विविध में क्या है, विविध ये सबसे छोटा हिस्सा, 15 से 20% कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हिस्सा है। इसके अंतर्गत नागरिकता, निर्वाचन, पंचायत और नगर पालिका को रखा गया है। अब थोड़ा सा और बेसिक की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक और है, और आज की बात सिलेबस पर ध्यान देंगे। थोड़ा बेसिक की बात करें तो भारतीय संविधान में बहुमत के प्रकार और समझ लेते हैं। तो बहुमत के 3 प्रकार हैं, विशेष बहुमत। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा कौन सा, दूसरा है प्रभावी या कानूनी बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत जो है वो क्या होता है, साधारण बहुमत जो है उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्य का 1/2 भाग +1, यानी कि उनका उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत मान लीजिए। जैसे कि 543 सदस्य हैं, 200 उपस्थित हुए, 180 ने वोट डाला और उसको डिवाइड किया, 2 से 2 90 निकला और +1 यानी 91 इसका सारा बहुमत जो है। प्रभावी और तत्कालीन बहुमत क्या है, ये प्रभावी और तत्कालीन बहुमत जो है एक प्रभावी सदस्य का बहुमत है। कुल सदस्य बराबर कुल संख्या माइनस रिक्तियाँ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने में, विधानसभा में वैसा ही है, सेम है। उसके बाद विशेष बहुमत की अगर बात करें तो विशेष बहुमत 2/3 बहुमत ये 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा, प्रेसिडेंट और वोट मेंबर मेजोरिटी, राष्ट्रपति, वोट करने वाले, मतदान करने वाले सदस्य की मेजोरिटी। इसका प्रयोग होता है आर्टिकल 249, प्रेसिडेंट और वोट मेंबर मेजोरिटी, यानी कि इसका यूज कहाँ पर होता है, 249 और 312। 249 और 312 यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसके बाद बात करेंगे प्रेसिडेंट और वोट मेंबर की मेजोरिटी के 2/3 हिस्सा, जो कि आधे से कम ना हो। जैसे 543 मेंबर है तो इसमें 272 जो है बी टाइप का स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगा।
सी टाइप का एक्सीलरेशन मॉड्यूलरिटी जो है क्या है इसका प्रयोग क्या होता है कि टोटल मेंबर का 2/3 यानी 547 का 2/3 362 निकलेगा और 362 मेंबर जहाँ होंगे 362 सीटें जहाँ होंगी। जैसे बीजेपी के लिए 400 सीटें थी तो कुछ भी कर सकते थे। वो चाहते तो राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा देते और राष्ट्रपति को भी हटा देते। केवल बीजेपी में इतना पावर था पिछली बार के इलेक्शन में, तो उसमें 362 सीटें जाएंगे, उनके पास सीटें थी 400 थी टोटल मेंबर। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैबिनेट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी 400 सीटें थी उस समय वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। और उसमें एक और नियम होता है कोरम का नियम। ये कोरम क्या है? कार्यवाही वैध तभी मानी जाएगी, कोई कार्यवाही तभी वैध मानी जाएगी तब जब न्यूनतम संख्या जो है सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? टोटल का 10% ऑफ टोटल। जब है ना तो महाभियोग बहुत विपरीत परिस्थिति में लगता है। पिछली बार की इलेक्शन जो हुआ था उसमें 400 सीटें बीजेपी की थी। वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें चाहे महाभियोग लगाएं, उस वक्त कुछ भी कर सकते, कुछ 362 की आवश्यकता होती है, 400 थी तो एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी। चलो उससे हमें क्या करना, ये तो प्लीज समझिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पॉलिटी का हमारा ये फाउंडेशन बैच लागू चालू हो गया है। ये पॉलिटी फाउंडेशन, इसको हम कितनी वीडियोज में खत्म करेंगे, पीछे लेक्चर लगे आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता कितना लगने वाला है, बस इतना पता ये एक दिन करा होगा और भी सब्जेक्ट ठीक है। तो विश्वास रखिए, वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा एकदम कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है जैसे वीडियो थोड़ा व्यू जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए बाय।